अध्याय 3 धारा 5। यह है सच इपिचारमस कितना पुराना है, जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। कालोस पेतुकेनाई का घर कौन सा है? हम वही लोग हैं जिनके पास हमारी संपत्ति है। इस हिस्से का मतलब यह है कि हमें हैरान नहीं होना चाहिए अगर लोग खुद से खुश हैं और सोचते हैं कि वे अच्छे हैं, क्योंकि कुत्ते के लिए दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ कुत्ता, और बैल के लिए बैल, गधे के लिए गधा और सूअर के लिए सूअर है। सबसे मजबूत हाथी भी एक पंख जैसे भारी चीज़ को तेजी देने में बेकार है, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ने और अपने निशाने पर असरदार तरीके से लगने के बजाय वह जल्दी ही ज़मीन पर गिर जाएगा। उसे जो थोड़ी सी एनर्जी दी गई थी वह खर्च हो जाएगी और उसका अपना कोई वजन नहीं होगा जो मोमेंटम का जरिया बन सके। ऐसा ही होता है और बड़े नेक विचार, बल्कि जीनियस और बेहतरीन कृतियों के साथ है, जब उनकी तारीफ करने के लिए सिर्फ छोटे, कमज़ोर और बड़े दिमाग वाले लोग होते हैं। एक ऐसी बात जिसकी हर जमाने में समझदार लोगों ने बुराई की होती है। मिसाल के तौर पर सिराज के बेटे जीसस ने कहा था कि जो बेवकूफ़ी की कहानी सुनाता वह नींद में सोए हुए इंसान से बातें कर रहा है। वह अपनी कहानी सुना चुका होगा तो वह कहेगा क्या बात है। और हेमलेट कहते हैं एक चालाक बात बेवकूफ़ के कान में सो जाती है। और गोए थे भी यही मानते हैं कि सुस्त कान सबसे समझदारी वाली बात का मजाक उड़ाता है। सबसे खुशी का शब्द है मजाक उड़ाना, अगर सुनने वाले के कान टेढ़े हों। और फिर अगर लोग बेवकूफ़ हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अगर आप अपना पत्थर दलदल में फेंकते हैं तो कोई रिंग नहीं बन सकती, तुम्हारा कोई असर नहीं होता, सब कुछ इतना फीका रहता है। खुश रहें, दलदल में पत्थर कोई रिंग न बनाए। लिचटेनबर्ग पूछते हैं, जब एक सिर और एक किताब टकराते हैं और एक खोखली आवाज़ आती है तो क्या यह हमेशा किताब की होती है? और दूसरी जगह इस तरह के काम एक आईने की तरह होते हैं। अगर एक गधा अंदर हो देखता है तो आप एक धर्मदूत से बाहर देखने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें बूढ़े गिलर्ट की अच्छे और दिल को छू लेने वाली बात याद करनी चाहिए कि सबसे अच्छे तोहफों को सबसे कम लोग पसंद करते हैं और ज़्यादातर लोग बुरे लोगों को अच्छा समझ लेते हैं। यह एक रोज़ की बुराई जिसे कोई रोक नहीं सकता, जैसे कोई प्लेग जिसे कोई इलाज ठीक नहीं कर सकता। बस एक ही काम करना है, भले ही कितना मुश्किल हो। मूर्खों को समझदार बनना ही होगा और वे भी समझदार नहीं हो सकते। वे ज़िंदगी की कीमत कभी नहीं जानते। वे बाहरी आंखों से देखते हैं लेकिन दिमाग से कभी नहीं, और छोटी मोटी चीज़ों की तारीफ करते हैं क्योंकि अच्छाई उनके लिए अजीब होती है। वे वे कभी चीज़ों की कीमत नहीं जानते। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसका मन नहीं। वे हमेशा दीनहीनों की तारीफ करते हैं क्योंकि उसे कभी पता नहीं चला कि क्या अच्छा है। जैसा कि गोएते कहते हैं, दिमागी कमजोरी जो मौजूद अच्छाई को पहचानने और उसकी तारीफ करने में नाकाम रहती है, उसमें ऐसा भी ऐसा भी जुड़ जाता है जो हर जगह काम आता है। इंसानियत की नैतिकता नीचता जो यहाँ जलन का रूप लेती है। एक आदमी को जो नई शोहरत मिलती है वह उसे अपने साथियों से फिर से ऊपर उठा देती है, जो इस तरह उसे अनुपात में नीचे गिर जाते हैं। सारी खास काबिलियत उन लोगों की कीमत पर मिलती है जिनके पास कुछ भी नहीं होता। जैसा कि गोएथे ने वेस्टो वेस्टोस्टलियर वेस्टो स्टल वेस्टोस्टलीचर दीवान में कहा है, दूसरी की तारीफ अपनी ही कमजोरी। अगर हमें दूसरों का देना है तो हमें खुद को दोष मुक्त करना होगा। तो हम देखते हैं कि बेहतरीन काम चाहे किसी भी रूप में हो, औसत दर्जे का हो, जो भी है, जो जो कि अब तक सबसे ज़्यादा लोगों की आम आदत है, उसका विरोध करना, और अगर हो सके तो उसे दबाने की कोशिश में उसके खिलाफ हो जाता है। उस शाह जिसका पासवर्ड है आ बेस ले मेरिट। और तो और जिन्होंने खुद कुछ किया है और कुछ हद तक कुछ नाम कमा चुके हैं, उन्हें नई इज्जत की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसकी कामयाबी उनकी इज्जत को फीका कर देती है। इसलिए गोएते कहते हैं कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरों की मेहरबानी पर निर्भर रहना पड़ता है तो हम कभी जीते ही नहीं। खुद को बड़ा दिखाने की चाहत में लोग खुशी खुशी हमारे होने को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर मैं हिचकिचाता जब तक मुझे जीवनदान नहीं मिला, अब
अभी धरती पर नहीं होता, जैसा कि आप मुझे समझ सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि यह व्यवहार कैसा करते हैं जो लोग कुछ दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि वे मुझे पसंद करते हैं, इसके उलट इज्जत की और आम तौर पर सही तारीफ होती है और उस पर जलन का हमला नहीं होता। अगर हर आदमी की जेब को हर आदमी को तब उसका क्रेडिट दिया जाता जबकि उसका उल्टा साबित ना हो जाए। लेकिन शोहरत जलन के बावजूद भी जितनी होती है, जो कोर्ट का ये सम्मान देता है, उसमें ऐसे जज होते हैं जो शुरू से आवेदक के खिलाफ होते हैं। इज्जत एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सब के साथ बांट सकते हैं और देने को तैयार हैं। शोहरत को नुकसान होता है अतिक्रमण, और जैसे जैसे ज़्यादा लोग इसे पढ़ते हैं यह और भी मुश्किल होता जाता है। इसके अलावा किसी भी काम में मशहूर होना उसे पढ़ने वाले लोगों की संख्या के उल्टा होता है, और इसलिए एक जानी काम के लेखक के तौर पर मशहूर होना सिर्फ मनोरंजन करने की चाहत रखने वाले लेखक से मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यह सबसे ज़्यादा मुश्किल फिलोसफी की रचनाओं के मामले में है, क्योंकि वे जिस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं वह काफ़ी साफ नहीं होता और साथ ही असल नज़रिए से बेकार भी होता है। वे मुख्य रूप से उन पाठकों को पसंद आते हैं जो खुद भी उसी तरह काम कर रहे होते हैं। तो मैंने जो कहा कि शोहरत पाना कितना मुश्किल है, उससे यह साफ है कि जो लोग अपने काम के लिए प्यार या उसे पाने की खुशी से नहीं बल्कि बड़े होने की चाहत में मेहनत करते हैं, वे शायद ही कभी ना कभी भी इंसानियत के लिए अपने अमर कामों की कोई विरासत नहीं छोड़ते। जो आदमी अच्छा और सच्चा काम करना चाहता है उसे बुरे कामों से बचना चाहिए और भीड़ की राय को मानने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि उसे गुमराह करने वालों से भी नफरत करनी चाहिए। इसलिए यह बात सच है, खासकर ओशो रियास डी गैलोरियो ने इस पर जोर दिया था कि शोहरत उन लोगों से दूर रहती है जो उसे चाहते हैं और उन लोगों को ढूंढती है जो उससे दूर रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने समय के लोगों को पसंद के हिसाब से खुद को डाल लेते हैं और दूसरे लोग उसकी बात नहीं मानते हुए काम करते हैं। लेकिन शोहरत पाना मुश्किल हो लेकिन एक बार मिल जाने पर उसे बनाए रखना आसान होता है। जहाँ भी शोहरत इज्जत के ठीक उलट है, जिससे शायद हर कोई जुड़ा होता है। इज्जत जितनी नहीं होती, बस उसे खोना नहीं चाहिए। लेकिन यही मुश्किल है, क्योंकि यह एक भी काम करने से वह हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए लेकिन सही मतलब में शोहरत कभी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि जिस काम या काम की वजह से वह मिली थी उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और शोहरत अपने बनाने वाले से जुड़ी हो रहती है। भले ही वह उसे दोबारा पाने के लिए कुछ न करे। जो शोहरत गायब हो जाती है या ज़्यादा दिन न रहती है वह साबित करती है, दूसरे शब्दों में, यह खुद को झूठा, एक दूसरे एक दूसरे शब्दों में अयोग्य है, और किसी व्यक्ति के काम का क्षणिक बढ़ा चढ़ा कर आंकना। उस तरह की प्रसिद्धि की तो बात है कि क्या जो हेगल को मिली थी, जो जिस लिच्टेनबर्ग ने प्रशंसा करने वाले स्नातक छात्रों के एक समूह द्वारा प्रचारित किया गया बताया है। खाली दिमागों की गूंज, ऐसी प्रसिद्धि जो आने वाली पीढ़ियों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी, जब वह दूसरे शब्दों की एक विचित्र संरचना बहुत पहले उड़ चुके पक्षियों के साथ एक बढ़िया घोंसला देखेगी। यह परंपराओं की इस सड़ी गली संरचना के दरवाजे पर दस्तक देगा और पूरी तरह से खाली पाएगा। वह वहाँ राहगीरों को आमंत्रित करने के लिए विचार का लेश मात्र भी नहीं है। यह तो सच है कि फेम का मतलब सिर्फ यह है कि एक आदमी दूसरे से की तुलना में कैसा है। यह असल में रिलेटिव होता है और इसलिए सिर्फ इनडायरेक्टली कीमती होता है, क्योंकि यह उसी पल गायब हो जाता है जब दूसरे लोग वह बन जाते हैं जो वह फेमस आदमी है। एब्सोल्यूट वैल्यू जिस सिर्फ इस बात से तय की जा सकती है कि एक आदमी के पास किसी भी और सभी हालत में क्या, यहाँ एक आदमी सीधे तौर पर और अपने अंदर क्या है, यह एक बड़ा दिल या एक बड़ा दिमाग होना है, न कि सिर्फ उसकी फेम जो पाने लायक है और खुशी देती है। फेम नहीं, बल्कि वह जो फेमस होने के लायक है उसे एक आदमी की इज्जत देनी चाहिए। यह जैसा कि यह है, इसलिए अंदरूनी चीज़ है, और फेम सिर्फ एक एक्सीडेंट है जो अपने सब्जेक्ट पर मुख्य रूप से एक तरह के बाहरी लक्षण के रूप में असर डालता है, जो खुद के बारे में अपनी राय को कंफर्म करने की कोशिश करता है। रोशनी तब तक बाहर दिखाई नहीं देती जब तक वह उसे रिफ्लेक्ट
करने वाली चीज़ से न मिले। और टैलेंट तभी अपने बारे में पक्का होता है जब तक उसकी फेम बाहर मिल फैलती है। लेकिन फेम काबिलियत का कोई पक्का लक्षण नहीं है, क्योंकि आप एक के बिना दूसरे को पा सकते हैं, या जैसे कि लेसिंग ने बहुत अच्छे से कहा है, कुछ लोग फेम पाते हैं और दूसरे इसके लायक होते हैं। यह एक दुख भरी जिंदगी होगी जिसकी कीमत या कमी इस बात पर निर्भर करेगी कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। लेकिन एक हीरो या जीनियस की ज़िंदगी ऐसी होगी अगर उसकी कीमत शोहरत यानी दुनिया की तारीफ में हो। हर इंसान अपने दम पर जीता है, इसलिए ज़्यादातर अपने लिए, और वह क्या है उसके होने का पूरा तरीका किसी और से ज़्यादा जुड़ा है। इसलिए अगर वह इस मामले में ज़्यादा लायक नहीं है तो वह किसी और तरह से ज़्यादा लायक नहीं हो सकता। दूसरे लोग उसके होने के बारे में जो सोच बनाते हैं वह सेकेंडरी डेरिवेटिव किस्मत के सभी मौक़ों के सामने होती है और आखिर में उस पर इनडायरेक्टली असर डालती है। इसके अलावा दूसरे लोगों के दिमाग में किसी इंसान की सच्ची खुशी नहीं हो सकती। इंसान एक मनगढ़ंत खुशी हो, लेकिन असली खुशी नहीं। और यूनिवर्सल फेम के मंदिर में कैसी मिली जुली भीड़ रहती है, सेनापति, मंत्री, धोखेबाज, जादूगर, नर्तक, गायक, करोड़पति और यहूदी। और एक ऐसा मंदिर है जिसमें ऐसे लोगों की खूबियों की ज़्यादा सच्ची पहचान, ज़्यादा सच्चा सम्मान दिया जाता, न कि उनकी महानता को, मन की, भले ही वह बहुत ऊंचे दर्जे की हो, जिससे ज़्यादातर लोग सिर्फ बोलकर मानते हैं। इंसान की खुशी के नज़रिए से शोहरत यकीनन घमंड और घमंड से भरी भूख के लिए एक बहुत ही नाजुक और नाजुकने वाला है। एक ऐसी भूख जो चाहे कितनी भी सावधानी से छिपी हो, हर आदमी में बहुत ज़्यादा होती है, और शायद उन लोगों में सबसे ज़्यादा होती है जो किसी भी कीमत पर मशहूर होने का मन बना लेते हैं। ऐसे लोगों को आमतौर पर अपनी कीमत को लेकर कुछ समय तक उलझन में इंतजार करना पड़ता है, इससे पहले ही कि वह मौका आए जो उन्हें साबित करे और दूसरे लोगों को दिखाए कि वे किस मिट्टी के बने हैं। लेकिन तब तक उन्हें लगता है जैसे उनके साथ छिपा हुआ अन्याय हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में बताया है, दूसरे लोगों की राय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उनकी यह उसकी असली कीमत से बहुत ज़्यादा होता है। हॉब्स ने इसके बारे में कुछ मजबूत बातें कही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वह बिल्कुल सही है। वह लिखते हैं कि मन की खुशी और किसी तरह का उत्साह तब आता है जब हम दूसरों से अपनी तुलना करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं। इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि शोहरत की कितनी बड़ी कीमत होती है। अगर उसे पाने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो कोई भी कुर्बानी देना सही है। शोहरत वह प्रेरणा है जो साफ मन है, जिसमें अच्छे मन को कमजोरी हो ओ को खुशियों से दूर करने रहने और मेहनत वाले दिन जीने के लिए उकसाती है। और फिर उन ऊंचाइयों पर चढ़ना कितना मुश्किल है जहां दूर तक फेम का गर्वित मंदिर चमकता है। इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे घमंडी लोग हमेशा लाग्लुयर के बारे में बात करते रहते हैं और इस पर पूरा भरोसा करते हैं कि यह बड़े कामों और महान कामों के लिए प्रेरणा है। लेकिन इसमें शक नहीं है कि शोहरत अपने आप में कुछ दूसरी चीज़ है, बस एक झलक या परछाई। जैसा कि काबिलियत की एक परछाई या लक्षण, और किसी भी हाल में जो चीज़ तारीफ जगाती है वह तारीफ से ज़्यादा कीमती होनी चाहिए। सच तो यह है कि इंसान शोहरत से नहीं बल्कि उससे खुश होता है जिससे उसे शोहरत मिलती है, उसकी काबिलियत से या ज़्यादा सही कहें तो उसके स्वभाव और काबिलियत से, जिसमें उसकी खूबियाँ निकलती हैं, चाहे वे नैतिक हों या दिमागी। किसी इंसान के स्वभाव का सबसे अच्छा पहलू उसके लिए किसी और से ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। उसकी झलक, उसके दिमाग में जो राय है वह एक ऐसी बात है जो उस पर बहुत कम असर डाल सकती है। जो बिना मिले शोहरत का हकदार है, उसके उसके पास खुशी का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है और जो उसके दूसरों के नुकसान पर दिलासा दे सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को नाकाबिल और अक्सर दीवाने लोग महान बना समझते हैं, बल्कि यह है कि वह सच में महान है, जिससे हमें उसकी हैसियत से जलन होनी चाहिए। और उसकी खुशी इस बात में नहीं है कि वह आने वाली पीढ़ी उसके बारे में सुनेंगी, बल्कि इस बात में है कि वह ऐसे विचारों का बनाने वाला है जिन्हें सैकड़ों सालों तक संभाल कर रखने वह ऐसे वह ऐसे विचारों का बनाने वाला है जिन्हें सैकड़ों सालों तक
संभाल कर रखने और पढ़ने लायक है। इसके अलावा अगर किसी आदमी ने ऐसा किया जो उसके पास कुछ ऐसा है जो उससे छीना नहीं जा सकता, और शोहरत के उलट यह पूरी तरह से उस पर निर्भर एक चीज़ है, अगर तारीफ पाना उसका मुख्य मकसद होता तो उसमें तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं होता। झूठी यानी बिना किसी वजह की शोहरत के मामले में ठीक यही होता है, लेकिन क्योंकि इसे पाने वाला उस पर जीता है, जबकि उसके पास वह ठोस बुनियाद नहीं होती जिसका बाहरी और देखने वाला निशान शोहरत है। झूठी शोहरत अक्सर इसे पाने वाले को खुद पर घमंड से बाहर कर देती है, क्योंकि ऐसा समय आ सकता है जब खुद से प्यार करने से पैदा हुए भ्रम के बावजूद वह उन ऊंचाइयों पर चक्कर खाएगा जिस पर उसने कभी चढ़ना नहीं था, या खुद को नकली सिक्के समझेगा और खतरे में पड़ी पहचान और सही वजह से मिली बेइज्जती का दुख में वह समझदार लोगों के माथे पर आने वाली पीढ़ी की सजा पड़ेगा। जैसे कोई आदमी अपने जायदाद किसी जाली वसीयत की वजह से दे देता है। सच्ची शोहरत वह शोहरत है जो मौत के बाद मिलती है, उसे पाने वाले को कभी पता नहीं चलती और फिर भी उसे खुश आदमी कहा जाता है। उनकी खुशी उन महान गुणों में से थी जिनकी वजह से उन्हें शोहरत मिली और बेहतर उन्हें बेहतर बनाने का मौका भी मिला। उन्हें अपनी मर्जी से काम करने और अपनी पसंदीदा कामों में खुद को लगाने की फुर्सत मिली। सिर्फ दिल से यह काम किया गया काम की हमेशा तारीफ पता है। आत्मा की महानता या बुद्धि की समृद्धि की मनुष्य को सुखी बनाती है। बुद्धि जैसे कि जब उसकी रचनाओं पर मोहर लगाती है तो आने वाली सदियों तक उसकी प्रशंसा होगी। ऐसे विचार जो उसे खुश करते हैं, समय और इच्छा शक्ति बदले में सबसे दूर की आने वाली पीढ़ी के सबसे अच्छे दिमागों के लिए पढ़ाई और खुशी का जरिया बनेंगे। मरने के बाद मिलने वाली शोहरत की कीमत उसके लायक होने में है, और यही उसका अपना इनाम है। जो अपना मशहूर होने के लिए बने हैं, वे अपने लिखने वाले की ज़िंदगी में उसे पाते हैं या नहीं, यह एक इत्तेफाक की बात है और इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि आम आदमी के पास अपनी कोई क्रिटिकल पावर नहीं होती और वह किसी बड़े काम की मुश्किल को समझने में बिल्कुल भी काबिल नहीं होता। लोग हमेशा अथॉरिटी से बहकते हैं, और जहाँ शोहरत फैली हुई है इसका मतलब है कि 100 में से 99 लोग इसे सिर्फ भरोसे पर लेते हैं। अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में दूर दूर तक मशहूर हो जाता है तो अगर वह समझदार है तो वह इससे ज़्यादा अहमियत नहीं देगा, क्योंकि कुछ आवाज़ों की गूंज से ज़्यादा कुछ नहीं जिन्हें एक दिन मौके ने उसे हक में कर दिया है। क्या कोई म्यूजिशियन दर्शकों की जोरदार तालियों से खुश होगा अगर उसे पता है कि वे लगभग सभी बहरे हैं और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ही वे एक या दो लोगों की ताली बजाते दिखते हैं? वे जोर से ताली बजाने लगते हैं, और वह क्या कहेगा अगर उसे पता चले कि उन एक या दो लोगों ने अक्सर सबसे गरीब वादक के लिए सबसे जोरदार तालियां बजवाने के लिए रिश्वत ली है? यह समझना आसान है कि आजकल की तारीफ इतनी कम ही मरकर भी मशहूर क्यों क्यों होती है। डी एल्बर्ट ने साहित्य की मशहूर जगह के बारे में बहुत अच्छे से बताते हुए कहा है कि मंदिर में पवित्र स्थान में बहुत सारे मरे हुए लोग रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में वहाँ कोई जगह नहीं थी और बहुत कम जिंदा लोग रहते हैं जो लगभग सभी अपनी मौत के बाद बाहर निकाल दिए जाते हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि किसी इंसान की ज़िंदगी में उसकी यादगार बनाना एक यह ऐलान करने जैसा है, आने वाली पीढ़ी उसके बारे में अपने फैसले पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर कोई इंसान अपनी असली शोहरत देख भी लेता है तो यह बहुत कम ही होता है कि वह बूढ़ा हो जाए। हालांकि कुछ कलाकार और संगीतकार इस नियम के अपवाद रहे हैं, लेकिन बहुत कम दार्शनिक। यह बात उनके कामों में से मशहूर हुए लोगों के चित्रों से साबित होती है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर सभी लिए जाते हैं तब उनके विषय मशहूर हो जाते हैं। आमतौर पर उन्हें बूढ़ा दिखाया जाता है, खासकर अगर दर्शन शास्त्र उनके जीवन का काम रहा हो। यूडेमोनिस्टिक नज़रिए से यह एक बहुत ही सही व्यवस्था है, क्योंकि शोहरत और जवानी एक ही समय में इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी इतनी घटिया है कि सबसे सख्त इकनॉमी होनी चाहिए। जवानी में बहुत कुछ होता है और वह बच जाती है,
और उसे उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन जब बुढ़ापे में ज़िंदगी की खुशियों और आनंद झड़ जाते हैं, जैसे पतझड़ में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, तो नाम सही समय पर उगता है। जैसा कोई पौधा सर्दियों में हरा रहता है, मानो वह फल है जिसे यूल पर खाने से पहले पूरी गर्मी उगाना पड़ता है। उम्र में इससे इससे सबसे बड़ा सुकून और कोई नहीं हो सकता कि अपनी जवानी की पूरी ताकत उन कामों में लगा दी जो अभी भी जवान है, जो अभी भी जवान है। आखिर में आइए हम अलग अलग दिमागी कामों से जुड़ी शोहरत को थोड़ा और ध्यान से देखें, क्योंकि मेरी बातें सीधे तौर पर इसी तरह की शोहरत से जुड़ी हैं। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह जो इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी दिखाता है वह थ्योरी बनाने में, यानी कुछ फैक्ट्स के नए कॉम्बिनेशन। ये फैक्ट्स बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन इन्हें जितना बेहतर जाना जाएगा और ये रोज़मर्रा के अनुभव में जितने ज़्यादा आएंगे, इनके बारे में थ्योरी बनाकर उतनी ही ज़्यादा नाम कमाया जा सकेगा। उदाहरण के लिए अगर सवाल के फैक्ट्स नंबर या लाइनें हैं, या साइंस की खास ब्रांच हैं, जैसे फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, एनाटॉमी, या पुराने लेखक के लिखे गलत हिस्से, या ऐसी लिखावटें जिन्हें समझाना जा सके जो शायद किसी अनजान अल्फ़ाबेट में लिखी हों, या इतिहास की कुछ अनजान बातें, जो ऐसे फैक्ट्स को सही तरीके से बदल कर जो शोहरत मिल सकती है वह उन लोगों से ज़्यादा नहीं होगी जो उनकी स्टडी करते हैं। कुछ ही लोग, जिनमें से ज़्यादातर रिटायर्ड ज़िंदगी जीते हैं, और उन लोगों से जलते हैं जो अपनी खास नॉलेज ब्रांच में फेमस हो जाते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्स ऐसे हों जो सबको पता हो, जैसे इंसानी दिमाग या इंसानी दिल की बुनियादी बातें हैं जो सब एक जैसी हों, या बड़ी फिजिकल एजेंसियां जो हमारी आंखों के सामने लगातार काम कर रही हों, या कुदरती नियमों का आम तरीका जो उनके बारे में एक नई और साफ तौर पर सच्ची थ्योरी की रोशनी फैलाने से जो शोहरत मिलेगी, वह समय के साथ लगभग पूरी सभ्य दुनिया में फैल जाएगी। क्योंकि अगर फैक्ट्स ऐसे हों जिन्हें हर कोई समझ सके, तो थ्योरी भी आम तौर पर समझ में आएगी। लेकिन शोहरत कितनी होगी इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी मुश्किलें दूर की जाती हैं और फैक्ट्स कितने आमतौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसी थ्योरी बनाना उतना ही मुश्किल होगा जो नई भी हो और सच है सच हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे जुड़े होंगे, और ऐसा कुछ भी कहने की संभावना बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगी जो पहले न कहा गया हो। दूसरी तरफ जो फैक्ट्स हर किसी को नहीं मिलते, जिन्हें बहुत मुश्किल और मेहनत के बाद ही पाया जा सकता है, उनमें लगभग हमेशा नए कॉम्बिनेशन और थ्योरीज शामिल हैं। इसलिए अगर उन पर अच्छी समझ और जजमेंट का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे गुण जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर की ज़रूरत नहीं होती, तो कोई भी इंसान आसानी से इतना खुशकिस्मत हो सकता है कि उनके बारे में कोई नई थ्योरी खोज ले जो सच भी हो। लेकिन ऐसे रस्तों पर मिली शोहरत सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित नहीं रहती जिन्हें उन फैक्ट्स की जानकारी होती है। इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए बेशक बहुत ज़्यादा पढ़ाई और मेहनत की ज़रूरत होती है, भले ही सिर्फ फैक्ट्स तक ही क्यों न पहुंचना हो। जबकि जिस रास्ते पर सबसे ज़्यादा शोहरत मिलनी है, वहाँ फैक्ट्स बिना किसी मेहनत के समझे जा सकते हैं, लेकिन किसी अनुपात में कम मेहनत की ज़रूरत होती है, किसी अनुपात में ज़्यादा टैलेंट या जीनियस की ज़रूरत होती है। और ऐसे गुणों और रिसर्च की मेहनत के बीच में कोई तुलना मुमकिन नहीं है, न तो कोई असली कीमत के मामले में और न ही उस एस्टिमेशन के मामले में जिसमें उन्हें रखा जाता है। और इसलिए जो लोग महसूस करते हैं कि उनके पास अच्छी दिमागी काबिलियत और सही फैसला लेने की काबिलियत है, और फिर भी वे सबसे ज़्यादा दिमागी ताकत का दावा नहीं कर सकते, उन्हें मेहनत वाली पढ़ाई से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से वे खुद को उन बड़े लोगों की भीड़ से ऊपर उठा सकते हैं जिनकी आंखों के सामने हमेशा सच रहता है, और उन सुनसान जगहों तक पहुंच सकते हैं जहां तक मेहनत करके सीखा जा सकता है। क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत कम प्रतिद्वंदी हैं, और सिर्फ ठीक ठाक क्षमता वाले आदमी जल्द ही एक ऐसी थ्योरी बताने का मौका पा सकते हैं जो नई और सच्ची दोनों होंगी। बल्कि इसकी खोज की खूबी कुछ हद तक तथ्यों तक पहुंचने की मुश्किल पर निर्भर करेगी। और अपने साथी छात्रों की तारीफ जो इस विषय के अकेले जानकार हैं, दूर दराज की भीड़ को बहुत कम लगती है। और अगर हम इस तरह की शोहरत को काफ़ी आगे तक फॉलो करें, तो हम आखिरकार एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां ऐसे तथ्य जिन्हें पाना बहुत मुश्किल है, वे अपने आप में शोहरत की नींव रखने के लिए काफ़ी
हैं बिना किसी थ्योरी बनाने की ज़रूरत के। उदाहरण के लिए दूर दराज और कम जाने पहचाने देशों की यात्राएं जो किसी आदमी को उसके देखे हुए से मशहूर बनाती हैं, न कि उसके सोचे हुए से। इस तरह की यात्रा का बड़ा फ़ायदा मशहूर होता है। ये मशहूर बात यह है कि जो देखा है उसे बताना अपने विचार बताने से कहीं ज़्यादा आसान है, और लोग विचारों के मुकाबले ब्यौरे को बेहतर समझते हैं। एक को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा आसानी से पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा ही एस्मस कहते हैं। जब कोई यात्रा पर निकलता है तो उसके पास बताने के लिए एक कहानी होती है। फिर भी यह इनके बावजूद मशहूर यात्रियों से जान पहचान अक्सर हमेशा होरेस की एक लाइन याद दिलाती है। एक नए सीन का मतलब हमेशा नया आइडिया नहीं होता। जो लोग समुद्र पार करते हैं वे आकाश के बारे में अपना मन नहीं बनाते, लेकिन अगर किसी इंसान में इतनी दिमागी काबिलियत है कि अकेले ही वह सबसे मुश्किल समस्याओं पर का हल निकालने की हिम्मत कर सके, तो पूरी प्रकृति और इंसानियत से जुड़ी हो, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वह अपनी सोच को सभी दिशाओं में बराबर बढ़ाए, बिना अलग अलग रास्तों की पेचीदगियों में ज़्यादा भटके या कम जानी पहचानी जगहों पर कब्जा किए। दूसरे शब्दों में, ज्ञान की खास ब्रांचों में खुद को बिजी रखे बिना उनकी छोटी मोटी डिटेल्स की तो बात छोड़ दे, उसे मुश्किल विषयों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ताकि वह दुश्मनों की भीड़ से बच सके। ज़िंदगी के आम मकसद उसे नई थ्योरीज़ के लिए मटेरियल दे देंगे जो एक साथ गंभीर और सच्ची होंगी, और उसकी सेवा की तारीफ वे सभी करेंगे। और वे इंसानियत का एक बड़ा हिस्सा है जो उन फैक्ट्स को जानते हैं जिनके बारे में बात करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटोनॉमी, मिनरोलॉजी, जूलॉजी, फिलोलॉजी, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स। इंसानी ज़िंदगी के बड़े फैक्ट्स से निपटने वाले लोगों, कवि और फिलोसोफर के बीच कितना बड़ा फ़र्क है। इति ओम शम।